हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 2 क्रिकेट दिल से। और आज का हमारा टॉपिक है मेमोरीज ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2007। और आज मेरे साथ हैं शीतलांश भाई। वेलकम टू द शो। हाय गाइस। तो पहले अगर स्टार्ट करें तो 2007 का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप स्पेसिफिकली एक यूनिक बोल सकते हैं, क्योंकि उससे पहले जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें टीम इंडिया पूरी तरह ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। बहुत सारे क्रिकेट फैंस के दिल टूटे थे। बट 2007 T20 वर्ल्ड कप एक तरीके से रिवाइवल था। और आप बताओ, आपको कैसा लगा वो? जैसे आपने कहा कि 2007 वर्ल्ड कप एक यूनिक था। ये एक्चुअली यूनिक था क्योंकि एक नए फॉर्मेट को उभर के आ रहा था उस टाइम कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया ज्यादा खेला नहीं था, तो इंडिया में इतना फेमस था नहीं T20। वो बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में वो ऑलरेडी चल रहा था। उससे पहले शायद इंडिया ने सिर्फ एक ही T20 खेला हुआ था, साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, जो कि जीता हुआ था। तो उनका रिकॉर्ड 100% था विनिंग रेट। ठीक है, तो उस 100% विनिंग रेट में वो 2007 वर्ल्ड कप में वो T20 वर्ल्ड कप में गए। पर अगर हम थोड़ा पीछे आए कि 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि वेस्ट इंडीज में हुआ था, जो इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, जो कि बहुत बड़ा अपसेट था। पाकिस्तान आयरलैंड से शायद हारी थी और इंडिया बांग्लादेश और श्रीलंका से। तो गोइंग इनटू दैट 50 ओवर टूर्नामेंट लोगों के लिए बहुत एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि उससे पहले इंडिया बहुत सारे बायलैटरल सीरीज जीत रही थी। इंडिया में जो हो रहे थे, टीम भी अच्छी खासी थी। वो सिर्फ एक कंट्रोवर्सी था, ग्रेग चैपल। वो कंट्रोवर्सी तो बाद में ज्यादा मतलब खुल के आया क्योंकि टीम इंडिया हार गई। तेंदुलकर की ओपन नहीं करने दिया, 4th नंबर में बैटिंग करवा रहे थे, जबकि वो ओपनर के हिसाब से वो अच्छा खेल रहे थे। सहवाग के सिलेक्शन के लिए बहुत इधर उधर हो रहे थे, पर फाइनली सहवाग को चांस मिला। तो उसी दौरान तो टीम भी हम ऐसे नहीं कह सकते टीम बहुत बुरी थी, टीम बहुत अच्छी थी, और शायद इंटरनली टीम एक नहीं थी या फिर कुछ, तो मतलब जैसे हमको पहले पता चला टीम डिवाइडेड अंदर ही अंदर। तो जो भी हुआ उस टाइम इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, क्वालिफाई नहीं कर पाई। और वो जो ड्यूरेशन था 5 to 6 months का 2007 वर्ल्ड कप के एंड से T20 वर्ल्ड कप, तो आपका कैसा माइंडसेट था उस टाइम? माइंडसेट तो वही है कि देखो, आई थिंक ग्रेग चैपल के टाइम पे जितने सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, उससे पहले इतने ज्यादा कंट्रोवर्सीज टीम इंडिया में हमें देखने को नहीं मिला था, क्योंकि यूनिटी थी अच्छी। सौरव गांगुली ने जो मेजर मैच फिक्सिंग वाला था, राइट, उसके बाद से नहीं था। तो मैच फिक्सिंग के पहले का तो हमें इतना ज्यादा, मतलब मैं उस टाइम पे इतना ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा था, और हम मतलब चाइल्डहुड में थे, तो उस टाइम पे हमने मैच देखना स्टार्ट किया उसके बाद से, जब से सौरव गांगुली ने कैप्टेंसी लिया, हैंडओवर लिया, और उन्होंने जो टीम बनाई उसको अब तक किसी भी 90s क्रिकेट फैन को बोलोगे तो वो दादा की टीम बोलेंगे। मतलब इस तरीके से उन्होंने बनाया था, और प्लेयर्स के बीच में बॉन्ड था। सौरव गांगुली प्लेयर्स के लिए लड़ जाते थे सिलेक्टर्स के साथ, बीसीसीआई के साथ, तो उतना टीम बॉन्डिंग थी। और उन्होंने एक एग्रेसिव अप्रोच टीम के अंदर बिल्ड किया। और जो ओपोनेंट्स हैं, जो ओपोनेंट के कैप्टन हैं, उनके ऊपर सौरव गांगुली का एक अलग ही रहता था कि मतलब आप इमेजिन करो कि स्टीव वॉ, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन, मतलब वन ऑफ द लेजेंड बोल सकते हैं, स्टीव वॉ को टॉस के टाइम पे वो वेट कराते थे सौरव गांगुली। तो इस तरीके से बहुत सारे छोटे बातें हैं। बट कहने का मेन मतलब ये है कि टीम के अंदर बॉन्डिंग अच्छी थी। टीम हमारी मतलब जेल बहुत अच्छे से कर रहे थे। फॉरेन कंडीशन में जाके डिफिकल्ट सिचुएशन से टीम बहुत बार जीत रही थी। प्रॉब्लम ये आ रहा था, आई थिंक लास्ट टाइम के भी एपिसोड में हमने डिस्कस किया था, कि फाइनल में जाके वो स्ट्रगल कर रहे थे थोड़ा सा। मतलब वो बोलते हैं ना, लक फैक्टर भी कभी आप बोल सकते हो, या फिर थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा कमी रह जाती थी। और वो होता है क्योंकि जब आप बिल्डिंग फेज में हो, मतलब टीम बिल्ड कर रहे हो, ट्रांजिशन फेज से निकल के एक नया टीम बना रहे हो, उस टाइम पे थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस की कमी कहीं ना कहीं दिख जाती है, तो उतना चलता है। बट जो ग्रेग चैपल ने जो आके उस टाइम पे टीम के अंदर वो 2 साइड में डिवाइड हो गए बेसिकली। एक था जो टीम मतलब ग्रेग चैपल जो बोलते थे उसको आंख बूंद के मान लेते थे, जिसमें राहुल द्रविड़ को क्योंकि कैप्टनसी बनाया गया था, ग्रेग चैपल के डिसीजन को अगेंस्ट में नहीं जाते थे, सपोर्ट ही करते थे चाहे जो भी हो। तो ये एक फेज था। दूसरा फेज था जो उनके ग्रेग चैपल के जो भी वो नए थॉट्स या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उससे खुश नहीं थे, जिसमें सौरव मतलब सचिन तेंदुलकर हैं, सौरव गांगुली को तो पूरा निकाल ही दिया, आउट कर दिया। जो भी कंट्रोवर्सी है वो उसके ऊपर अलग से बना सकते हैं हम लोग। और तो ऑल इन ऑल
हम जो नुकसान हुआ वो टीम इंडिया को हुआ। ग्रेग चैपल तो वो निकल गए अपना, जैसे ही टीम बाहर हो गई वर्ल्ड कप से, उनका जो भी टेन्योर था उसको भी से और ये भी एक चीज है कि जब इंडिया टीम टी20 वर्ल्ड कप में गई तो विदाउट कोच गई थी। हाँ, तो उस टाइम पे हमारा हेड कोच नहीं था, टीम मैनेजर थे। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो जो फेज था इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में, सॉरी ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, और वो ड्यूरेशन टी20 वर्ल्ड कप का स्टार्टिंग था, उस बीच में आपका माइंडसेट क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये जो टीम तो माइंडसेट, हाँ निकल के समझ रहा हूँ मैं आप कहाँ पे जा रहे हो। उसमें एक बड़ा हिस्सा रहेगा जो टीम इंडिया के फैंस थे, क्योंकि फैंस इतना गुस्सा थे। अपना 2007 का आप अगर स्क्वाड देखोगे तो इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, फिर भी हम लोग ग्रुप स्टेज से निकल गए, और वो भी बांग्लादेश से हार के, श्रीलंका से हार के। तो फैंस इतने भड़के थे, मुझे याद है प्लेयर्स के पोस्टर जलाए जा रहे थे, उनके घरों पे पत्थर फेंके जा रहे थे, चप्पल फेंके जा रहे थे, उनके जो भी फैमिली मेंबर्स है उनको मतलब हैरेस किया जाता था। मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करूंगा, जितना क्रिकेट को लेके ये लोग रिलीजन बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, अगर आप देखोगे एशियन टीम्स में एशियन फैंस जो हैं, क्रिकेट फैंस, वो कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। क्रिकेट इज अ स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में हार जीत लगी रहती, ये आपको समझना होगा। बाहर के अगर आप देख लोगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनके फैंस करते हैं बट एक लिमिट तक, वो किसी भी प्लेयर्स को पर्सनल लेवल पे या उनकी फैमिली को थ्रेट देने जैसा वैसा कुछ भी नहीं करते, राइट। तो ये था, और इसका ट्रिगर होने के बाद क्या हुआ, जो सीनियर मेंबर्स थे जैसे सचिन हो गए, द्रविड़ हो गए, कुंबले हो गए, इवन जाहिर खान हो गए, तो ये लोगों ने मतलब इनका मन नहीं था कि टी20 वर्ल्ड कप में जाए, क्योंकि वहां पे भी अगर परफॉर्म नहीं कर पाए, हार गए, तो फिर से वो सब कुछ होगा कि उनके पोस्टर जलाए जाएंगे, फैमिली के ऊपर टारगेट किया जाएगा। तो ये सब में फिर से घुसना नहीं चाहते थे। और दूसरा ये भी चीज था कि क्योंकि ये एक नया फॉर्मेट था और इसमें मोस्टली यंगस्टर्स को चाह रहे थे कि यंगस्टर्स को मौका मिले, तो इसमें MS धोनी एक लीडर की तरह निकल गया है। और आई थिंक सचिन तेंदुलकर ने रेकमेंड किया था MS धोनी को कैप्टन किया जाए, क्योंकि उन्होंने टीम में बहुत टाइम से उन्होंने उनके ऊपर देखा हुआ था कि उनकी लीडरशिप स्किल अच्छी है और गेम अवेयरनेस है, और युवराज सिंह को वाइस कैप्टन किया गया था। तो ऑल इन ऑल मैं तो कहूंगा कि 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड था वो बेहतरीन था और एक अच्छा रिस्क लिया गया। मे भी एक मतलब गलत भी हो सकता था, टीम बहुत खराब भी कर सकती थी, बट अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये एक्सपेरिमेंट मुझे पता नहीं चल रहा अब तक फिर से रिपीट क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि आपको इस एक्सपेरिमेंट से सक्सेस मिला था। इसका अगर हम दूसरे साइड देखें, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, इन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड मिक्स ऑफ यंगस्टर, मतलब यंगस्टर में भी एक दो ही रहते थे, ज्यादा नहीं। सिर्फ इंडिया ही एक सी टीम थी जिसको उस सीरीज में, उस टूर्नामेंट में फेवरेट माना नहीं जा रहा था, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं था। आई थिंक MS धोनी, युवराज सिंह, ये दो ही सिर्फ एक्सपीरियंस प्लेयर थे, और वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह, ये चार ही सिर्फ एक्सपीरियंस प्लेयर थे, बाकी सब यंगस्टर्स थे, न्यू कमर्स थे। और इसके साथ जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते हैं तो आई थिंक क्रेडिट मस्ट गो टू द सिलेक्टर्स एंड द प्लेयर्स ऑल्सो, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि अगर फर्स्ट मैच आप डेब्यू कर रहे हो या फिर एक बड़े स्टेज पे डायरेक्ट ICC टूर्नामेंट्स में आप खेल रहे हो, तो एक अलग मेंटल प्रेशर रहता है, तो सब कभी कभी प्लेयर्स प्रेशर में आके परफॉर्म नहीं कर पाते। बट इस टूर्नामेंट में हमारे सारे यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया था और जिसके चलते हम लोग ने ये वर्ल्ड कप जीता। क्योंकि उस टाइम में एक और चीज हुआ, धोनी का जो लीडरशिप था, उन्होंने क्लियर कट बोला कि मुझे अच्छे फील्डर्स चाहिए। हाँ। जो कि हम रन सेव करके देंगे। बहुत बार देखें कि इंडियन टीम रन बना देती है, विकेट ले जाती है, पर फील्डिंग के कारण वो इंपोर्टेंट कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं। और उसके अलावा प्रेशर भी क्रिएट नहीं होती, राइट। ओपोनेंट को अगर सिंगल डबल्स मिलते रहेंगे तो वो इजीली रन बना लेंगे। तो वही चीज था। और सबसे ये भी था कि उन्होंने बॉल आउट भी प्रैक्टिस किया गया हुआ था प्लेयर्स को। सबने बोला था कोई जरूरत नहीं है बॉल आउट का, क्या जरूरत है। तो पहले ही मैच में मतलब पाकिस्तान जो था वो स्कॉटलैंड के साथ तो वॉश आउट हो गया। उसके बाद जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था उसमें तो टाई होने के बाद बोला वही हुआ और ये जीती हुई वहीं से। हाँ, ये इस पॉइंट पे मैं ऐड करूंगा कि इससे पता चलता है कि उन्होंने दूर का सोचा था। उन्होंने सोच के रखा था कि हो सकता है, मतलब सिनेरियो अगर अच्छा हुआ तो ऐसा हो रहा है, अगर बुरा हुआ तो ऐसा हो सकता है, इसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, जो कि वो तो करते नहीं। सभी लोग, मैं क्रिकेट प्लेयर में नहीं बोलता हूँ, नॉर्मली इन जनरल सिचुएशन
नॉर्मली करते हैं हम, वो सिचुएशन को कंसिडर नहीं करते कि ऐसा होगा तो हम क्या प्रिपरेशन होगा। हम बोलते हैं हाँ ऐसा है सब कुछ ठीक चल, ऐसा हो जाएगा आराम से, हम सब कुछ कर लेंगे। तो अगर नहीं तो वो सिचुएशन में जो धोनी प्रिपेयर रहे वही टीम इंडिया के लिए सक्सेस बने। राइट, और उसमें क्लियरली दिख रहा था क्योंकि बॉल आउट में अगर मुझे याद है तो वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन उथप्पा और कौन थे हरभजन सिंह बॉल आउट में जिन्होंने स्टंप्स पे वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन उथप्पा, हरभजन सिंह, तीन ही हो गए थे उनके। पाकिस्तान के साइड से तो किसी का भी नहीं लगा। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मेन बॉलर्स को सबको दिया था, उमर गुल जो दौड़ के आते हैं पेसर्स, और MS धोनी का थिंकिंग ये था कि स्पिनर्स का मतलब क्योंकि वो पास से फेंकेंगे और स्टंप के वो जिस तरीके से MS धोनी भी थे स्टंप के पीछे, वो एकदम स्टंप के लाइन में थे, मतलब स्टंप को लग गए थे। हाँ, कुछ भी होता उनके आंखें जाता नहीं आंख तो नहीं जाता, बट उनका वो था, उन्होंने पूरा डायरेक्शन दे दिया था बॉलर के लिए कि मुझे देख के फेंको स्टंप। और जो पाकिस्तान विकेट कीपर वो नॉर्मल विकेट कीपर जहाँ पोजीशन रहता है वहाँ पे खड़ा था, पता नहीं क्यों वहीं पे उनका प्रिपरेशन पता चल जाता है कि वो लोग प्रिपेयर नहीं थे बॉलर के। राइट, तो इसमें अभी नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग लें तो आप जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे यंगस्टर्स थे, जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं सबके लिए रहता है कि हम लोग ज्यादातर बैट्समैन को प्रेफर करते हैं, बैट्समैन को हम लोग प्रेज करते हैं या फिर बोलते हैं कि यार अगर हमारे बैट्समैन ने रन बनाया तभी हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं या टूर्नामेंट जीत सकते हैं। बट 2007 का अगर हम वर्ल्ड कप का स्टार्ट उठा के देखें या फिर परफॉर्मेंस वाइज भी देखें तो हमें बॉलर्स ने जीता है टूर्नामेंट, क्योंकि आरपी सिंह, इरफान पठान, ये दोनों बॉलर्स ने, आरपी सिंह ने 12 विकेट निकाले थे और इरफान पठान ने 10 विकेट निकाले। आरपी सिंह आई थिंक सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है और इरफान पठान में भी थर्ड या फोर्थ है। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बार हमें 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स मिले और वो भी इतना अच्छा स्विंग करके विकेट निकाले हैं। और कहा जाता है कि बैट्समैन आपको मैचेस जिताते हैं, बॉलर्स आपको सीरीज जिताते हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि ये कितना हद तक सही है? और बाकी नेक्स्ट आप रन बना लोगे, 300 बना लोगे, 400 बना लोगे, पर अगर ओपोनेंट के बॉलर्स रन देते चले जाएंगे, मतलब अगर आपके बॉलर्स रन देते चले जाएंगे तो आप 300 करो या 400 तो चेज हो ही जाएगा ना। तो आपको एट द एंड बॉलर ही मैच जिताते हैं, सीरीज जिताते हैं। राइट, और थोड़ा आगे चलते हैं तो इसमें जो फेवरेट्स थी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन साउथ अफ्रीका को भी हम कंसिडर कर सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि इंडियन टीम उतना स्ट्रांग नहीं थी ऑन पेपर। तो ये एक सीरीज था जहाँ पे पहले हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पे आते हैं, क्योंकि उसमें हमें युवराज सिंह के 6 छक्के देखने मिले थे एक ही ओवर। उसका क्या मेमोरी है आपको? अरे उसका मेमोरी तो वही है, बोल दिया, मतलब एक पॉइंट पे युवराज सिंह आए, फ्लिंट ऑफ के साथ कुछ तो हुआ उसके बाद जो हुआ वो ब्रॉड भी सोच रहा होगा क्यों हुआ, चारों ओर बॉल जा रहा, मतलब 1 छक्के पे 2 छक्के पे 3, मतलब हमारा एक मेमोरी था कि 2007 में जो इंडिया इंग्लैंड गई थी, जो मास्टरनेस ने युवराज सिंह को 5 छक्के मारे थे, उसका बदला सूद समेत ब्रॉड से लिया गया, और वो भी वर्ल्ड कप। वही तो बोल रहा हूँ, सूद समेत ब्रॉड से लिया गया। कॉलिंगवुड भी पागल हो गए थे, क्या हो रहा है। इवन फ्लिंटॉफ भी लास्ट में हंस रहा था कि भाई मैंने क्यों उसको उंगली किया। वो जो और वो मैच इतना क्लोज गया था, अगर वो युवराज सिंह 6 छक्के नहीं लगाते तो वो मैच इंडिया हार ही जाती, क्योंकि इंग्लैंड ऑलमोस्ट चेस कर गई थी। और अगर सेकंड टीम हम पकड़े ऑस्ट्रेलिया का तो वो तो फेवरेट्स थे, और वहाँ पे हमको एक्चुअली श्रीसंत और आरपी सिंह ने जितवाया। मतलब उन्होंने ऐसा बॉलिंग किया कि हेडन और गिलक्रिस्ट ज्यादा कुछ कर ही नहीं। श्रीसंत ने जो हेडन का बोल्ड करके जो सेलिब्रेशन किया है, मतलब वो नेक्स्ट लेवल था। वो ऐसा सेलिब्रेशन हमने कभी इंडियन बॉलर से नहीं देखा था। एग्रेशन मतलब देखते हैं बट थोड़ा साइलेंट रहते हैं हमारे बॉलर्स, विकेट ले लिया छुट्टी, बट उसने जो श्रीसंत ने जो सेलिब्रेशन किया है, उसके बाद युवराज सिंह का जो 30 बॉल 70, युवराज सिंह तो पता नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका कुछ अलग ही हो जाता है। इवन 2011 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो मैच विनिंग पारी खेली है। फिर आपको अगर याद होगा जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका था, उसमें दिनेश कार्तिक ने जो फ्लाइंग कैच लिया था ग्रेम स्मिथ का, वो भी है उसका। मतलब हर मैच में कुछ ना कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो कि मैच विनिंग मूवमेंट्स। अगर वहाँ पर ग्रेम स्मिथ रह जाते तो शायद कुछ और हो सकता था, और वहाँ पे जीत लिया। जो सिलेक्शन था, टीम सिलेक्शन, तो इसी बेसिस पे लिया था ना यंगस्टर्स को, कि आपको बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिले, जो लास्ट में फिनिशिंग है जहाँ पे आपको हाई स्ट्राइक रेट, मतलब चौके छक्के ज्यादा मारने हैं, वो देखने को मिले। और बॉलिंग तो आप देख रहे हो, मतलब बॉलिंग में आरपी सिंह, इरफान पठान ने तो मतलब कहर मचा दिया था। आरपी सिंह की तो ऐसी स्विंग हो रही थी कि बैट्समैन पता नहीं चल रहा था कि इन स्विंग होगा, आउट स्विंग होगा, क्या होगा। और अगर हम सारे प्लेयर्स की बात ही कर रहे हैं तो एक प्लेयर्स जिनका मतलब
जो थोड़ा बहुत क्रेडिट के लिए फेमस है, जो बोलते हैं कि उनको क्रेडिट नहीं दिया गया या फिर वो दूसरों को ज्यादा ही क्रेडिट दे दिया गया, गौतम गंभीर वो हमेशा से मैच विनर रहे इंडिया के, तो वो ऑफ द फील्ड और जो अभी के स्टेटमेंट्स उनको हम उनका नहीं जाते अभी, पर उनके पॉइंट्स खराब नहीं है, सिर्फ एक प्लेयर नहीं जिताता है, टीम जीता, वो एक्चुअली सही है। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है सिर्फ टी20 में नहीं, ओडीआई में भी, टेस्ट में वो बैक टू 5 या 6 सेंचुरीज मारे वो अपने में रिकॉर्ड है, तो इनका कंट्रीब्यूशन दोनों वर्ल्ड कप में अच्छे, तो हम उनको वो उनका क्रेज ज्यादा नहीं है, पर वो भी लेजेंड ही है। पता नहीं मतलब यही तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं फैंस, तो यहीं पे आपको फैंस में सही करना चाहिए। गंभीर ने हमको एक्चुअली उनका रोल उन्होंने हद से ज्यादा निभाया एज एन ओपनर, एज एन एंकर, मतलब वो एक ओपनर थे जो कि ओपनिंग कर सकते हैं और स्पिन भी बहुत अच्छा किया, तो उनको आउट करना एक टास्क हो गया था बॉलर्स के। और वो सिंगल डबल भी रिस्क फ्री बहुत खेलते थे, गैप्स में खेलते हैं, सिंगल डबल्स खेलते हैं, उनका इतना छक्का चौक, मतलब छक्के के पीछे जाने का कोई ये नहीं है, वो आराम से गैप निकालते हैं, वो अच्छे, मतलब इसलिए तो उनका माइंडसेट, वो थोड़े एग्रेसिव थे। हम उनको बहुत यंग से देखते हैं, वो एग्रेसिव थे, उसके बाद उन्होंने वो एग्रेसिव को एक कंट्रोल्ड चैनल किया और बहुत अच्छे प्लेयर बने वो प्लेयर। उनका अगर हम देखें भी तो वो जब टीम से ड्रॉप भी किया गया था तभी वो 50-60 बना रहे थे, वो भी एक चीज है। और आई थिंक फाइनल में भी उनका इम्पोर्टेंट 75 रन का कंट्रीब्यूशन था, जो मैच विनिंग है, क्योंकि टी20 में 75 रन बहुत होते हैं, और उस टाइम पे हम बोल रहे हैं जब 2007 में, अभी के इसमें मे भी आप बोलोगे कि नहीं क्विक फायर 30-40 की बहुत कुछ है। जब टी20 नए आया तो हम से बात करते थे तभी कि 30 बने लिया प्लेयर इन टी20 मतलब इज इक्वल टू 50 ओडीआई। वो चीज ओवर द इयर्स चेंज हुआ, पर उस टाइम में ज्यादा चेंज नहीं हुआ था। 75, 50, 60 इज अ ह्यूज नंबर, राइट। और अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो और एक प्लेयर मेरे दिमाग में आ रहा है जो है रोहित शर्मा, क्योंकि 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा वो नहीं है, बट 2007 के मतलब वर्ल्ड कप टीम में उनका एक कंट्रीब्यूशन था, बट उनका रोल एज अ फिनिशर मिडिल ऑर्डर में था, और उन्होंने क्विक फायर 30 भी किया था फाइनल में 16 बॉल्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट। बट अदर देन दैट आपको क्या मेमोरी है सर रोहित शर्मा को लेके? एक 50 भी बनाया दूसरे ग्रुप स्टेज में क्या होगा, हाँ 50 भी है उनका, पर हाँ वो जो 30 था वो भी पाकिस्तान के जो पेस अटैक है, अगर आप जोड़ भी दें 75, 30 तो 100 कितने 105 तो यहीं पे हो गए, राइट। और फाइनल में हमारा स्कोर था कुछ 157, जो मोर देन 60-70% तक हो जाएगा, राइट। बट जैसे आप रोहित शर्मा के अभी के इंटरव्यू हम देखते हैं ना, उनके मन में एक है कि उन्होंने अपने दम पे वर्ल्ड कप नहीं जिताया है, बट विराट कोहली का वो पार्ट थे 2011 वर्ल्ड कप में, और उनका कंट्रीब्यूशन था, मतलब एक सेंचुरी किया था उन्होंने, फाइनल में भी एक अच्छा इनिंग्स खेला है उन्होंने क्रूशियल स्टेज पे, जहाँ पे विकेट बचा के रन भी बना देते हैं, गंभीर के साथ पार्टनरशिप। बट रोहित शर्मा का वो है रह गया एक, अभी भी उनकी एक मन में ख्वाहिश है कि उनको टीम इंडिया को एक वर्ल्ड कप जितानी है। 5 सेंचुरी बना ली, कोई फायदा नहीं हुआ। 2023 वर्ल्ड कप में तो उन्होंने टीम के लिए अपना सब रिकॉर्ड भी दांव में लगा दिया, मतलब जो हाथ है टीम के लिए मुझे खेला भी कुछ नहीं हुआ। तो अभी क्या करना है, क्या लगता है? अभी उनका प्लानिंग होगा तो हम कुछ नहीं बोल सकते, पर अभी मुझे लग रहा है सिचुएशन शायद और कुछ आप कुछ ले सकते हैं, थोड़ा बैलेंस अप्रोच लेंगे वो शायद, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है कि शायद आगे से कर सकते, तो शायद उनका कुछ प्लानिंग अलग हो, प्लानिंग अलग नहीं करेंगे तो क्रैक नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हो कि ऑलरेडी सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो अटैकिंग खेलेंगे जैसे 2023 वर्ल्ड कप में खेला है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनके पार्टनर कौन रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से खेलेंगे। अगर यशस्वी जायसवाल रहते हैं तो मुझे लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल अटैकिंग खेलेंगे, उनको फ्री फ्लो में उनको के शॉट्स खेलने को बोलेंगे रोहित, और रोहित खुद एंकर रोल खेलेंगे, सिंगल डबल में उनको स्ट्राइक रोटेट करके उनको स्ट्राइक देंगे यशस्वी को। बट अगर विराट कोहली को ओपनिंग करते हैं रोहित शर्मा के साथ, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है मुझे, क्योंकि अपना विराट कोहली का नंबर 3 पोजीशन आईसीसी टूर्नामेंट में सही है, मतलब उधर वो ज्यादा रन बनाते हैं, और आई थिंक टीम बैलेंस के लिए भी सही है, क्योंकि आपको नंबर अगर इनिशियल पहले पावर प्ले में एक विकेट चला जाता है तो आपको विराट कोहली की जरूरत है जो एंड तक थोड़ा एंकर रोल खेले। तो यही है कि रोहित शर्मा डिपेंड करता है कि उनका पार्टनर कौन रहेगा ओपनिंग पार्टनर, उसके हिसाब से वो एग्रेसिव खेलेंगे या फिर मिक्स खेल सकते हैं कि एग्रेसिव तो खेलेंगे बट लो रिस्क वाले शॉट्स ज्यादा खेलेंगे, ग्राउंडेड शॉट्स। और कमिंग बैक टू जो फाइनल ओवर था उसके बारे में क्या कहना है? फाइनल ओवर से पहले आई थिंक बहुत कुछ ड्रामा हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से हमने बात किया कि गंभीर और रोहित शर्मा ने तो एक स्टेज सेट कर दिया 157 का, बट वो भी इतना आप नहीं बोल सकते कि विनिंग टारगेट है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी बहुत अटैकिंग लाइनअप थी उस टाइम पे,
और पाकिस्तान के साइड से हफीज थे और इमरान नाजिर थे, कमरान अकमल थे, इंग्लिश खान थे, शोएब मलिक थे, शाहिद अफरीदी थे, मिसबाह उल हक थे। तो उनकी बैटिंग भी अच्छी खासी तगड़ी थी और यासिर अराफत भी बैटिंग करते थे। राइट। तो पाकिस्तान को हम उतनी टारगेट से आउट नहीं कर सकते थे, बट जैसे पूरे टूर्नामेंट में हमारे पेसर्स ने विकेट निकाले थे, उस तरीके से इस मैच में भी हमारे बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग किया था और पाकिस्तान को एक सिचुएशन में 104 पे 7 विकेट चले गए। बट वहां पे मिसबाह उल हक आते हैं, पता नहीं उनमें हल्क का आ जाता है अवतार या कुछ, और वो छक्के चौके मार के मैच को फिर से पाकिस्तान के साइड ले आते हैं और एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे लास्ट ओवर में 13 रन चाहिए। और इस पोजीशन पे हम सब सोच रहे हैं, एक्चुअली हम लोग हमारे उस टाइम पे तो हम 10+2 में थे और हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर ने हमें बोला था कि क्योंकि हॉस्टल में टीवी नहीं था, अलाउड नहीं था टीवी, तो उन्होंने उनके घर पे इन्वाइट किया था कि आ जाओ फाइनल देखते हैं। वो भी बहुत बड़े क्रिकेट फैन थे, तो हम लोग प्रिंसिपल सर के साथ ही देखे। तो हम सब जितने भी स्टूडेंट्स थे और प्रिंसिपल सर, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मे बी हरभजन सिंह को देंगे क्योंकि वो सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं, उनका एक ओवर बाकी, या फिर और ऑप्शन अगर देखें तो उस टाइम पे यूसुफ पठान का एक चांस ले सकते थे, बट वो क्योंकि न्यू कमर थे तो मे बी उनको इतना नहीं था। बट हरभजन सिंह लग रहा था कि श्योर शॉट है, या फिर युवराज सिंह क्योंकि वो करते हैं। बट सरप्राइज MS धोनी बॉल थमाते हैं, जोगिंदर शर्मा। तो हम जैसे सभी ने सोचा कि फाइनल हरभजन सिंह, और ये अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें कि मैच पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में तो सबने क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये क्वेश्चन आना है, पता है अगर तो मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, अगर कुछ क्वेश्चन तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो ओवर द इयर्स अभी हमको इसलिए पता चल रहा है कि हरभजन सिंह खुद बोले कि मैंने MS को बोला था कि वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे उस टाइम, और उनको मिसबाह उल हक छक्के पे छक्के मार रहे थे, उनका 3 ओवर में 36 रन पड़ गए। उन्होंने पूरा रिस्पॉन्स दे दिया था जो MS को बोला वही बोला। राइट। तो जोगिंदर शर्मा की बॉल पे सेकंड ओवर के सेकंड बॉल पे ही छक्का लगा दिया मिसबाह उल हक ने, और मतलब वहां से फिर लग रहा था कि 6 रन चाहिए 4 बॉल्स। तो उस पोजीशन पे आपको क्या लगा? MS धोनी के डिसीजन पे डाउट आया था? मुझे तो डाउट आया था ऑनेस्टली, पर स्टिल एक था कि मिरेकल हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, विकेट चल कोई मैं सच बताऊं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ तो होके रन आउट हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान टीम रन आउट में माहिर थी और उस टाइम पे लग रहा था कि मिसबाह उल हक रहेगा तो वो भाई इतने छक्के लगा रहा था ना, कुछ भी मारा था, मिस हिट पे भी छक्के हो रहे थे। तो वो डर था मिसबाह उल हक का, और मिरेकल से उन्होंने ऐसा शॉट खेला जो शॉट नहीं खेलना चाहिए। वो शॉट तो एपिक है, बट उस शॉट से ज्यादा उनके शॉट से ज्यादा टेंशन था, नीचे श्रीशांत खड़े थे और वो हाथ ऐसे से, वो एक्चुअली बॉल ऐसे, अब देखो कि फास्ट बॉल में एक्चुअली बॉल ऐसे किया तो बॉल आके उनके हाथ में रुक गया और मतलब वो ड्रॉप होने की चांसेस भी था, इसलिए कि वो आके वो जैसे हम बोलते हैं ना कि सेफली नहीं था भाई, हमारे सबके धड़कन हाथ में थे, तो उन्होंने कैच कैसे भी पकड़ लिया। वो मेरा तो रवि शास्त्री का भी था, श्रीशांत वो भी गैप था भाई। वो मोमेंट मतलब सबके लिए, वो अगर वो श्रीशांत कैच ड्रॉप करता तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद श्रीशांत इंडिया में रह पाते। चला गया था वो मैच अगर वो ड्रॉप हो जाता। तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, पर इतना बुरा भी नहीं लग रहा क्योंकि अगले साल अगले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ही जीत गई। कॉन्टिन्यूसली अगर देखें तो ज्यादा डोमिनेट एशियन टीम्स ने किया है इनिशियल फेज में, क्योंकि उस टाइम पे, बट सरप्राइजिंग था क्योंकि फेवरेट्स मानी जाती थी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, पर ऑस्ट्रेलिया अभी पहला T20 वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली राइट, तो मोस्टली एशियन टीम्स ही ले रही थी। राइट। आई थिंक उस टाइम पे जितने भी पिचेस थे और स्पिनर्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे, क्योंकि मिडिल ओवर्स में इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका इन तीनों टीम्स के पास बीच में वेस्टर्न आ गई, स्पिनर्स ने ज्यादा ओवर्स करते थे, तो उधर ही वो लोग रन को रोक लेते थे और इतना हाई स्कोरिंग नहीं बना पाते थे ओपोनेंट्स। बीच में अपना वेस्ट इंडीज आके बैक टू बैक जीत गई। वेस्ट इंडीज की टीम तो मतलब T20 का वो तो ओडीआई भी T20 की तरह खेलता है 40 ओवर में 260 मारे। टेस्ट भी T20 की तरह खेला है मतलब अच्छे सेंस में नहीं, बुरे सेंस में बोला, आउट हो गए थे गुलाब सो के, डेंजर। बट या अगर 2007 की मेमोरीज पकड़े तो लास्ट सबसे मतलब हमेशा जो आपको याद रहेगा वो कौन सा मोमेंट रहेगा? सबसे मोमेंट मुझे युवराज सिंह के 6 छक्के, श्रीशांत का वो जो लास्ट वाला कैच, और मिसबाह का स्कूप और श्रीशांत का कैच और बॉल आउट। और बीच में क्या है? और बीच में तो लास्ट में 2 भाई फ्रॉम पटन, यूसुफ पटन कंधे में कंधे, किसको कंधे में डाला होता? ऋषभ पटन साथ कंधे में डाला होता, अगर घूम रहे थे, तो वही मेमोरीज में रहे बीच में। तो ये था अपना
2007 का मेमोरीज। पहला T20 वर्ल्ड कप था और इंडिया ने जीत लिया और उस स्टेज से जीता है जहाँ से इसको उम्मीद भी नहीं थी। आई थिंक ये एक ऐसा वर्ल्ड कप था जहाँ पे इंडिया फेवरेट थी ही नहीं, किसी के भी फेवरेट में थी। इवन हम लोग भी सोच रहे थे कि ठीक है यंगस्टर्स हैं, जहाँ तक जाएंगे उतना अच्छा है, बट फाइनल में चले गए और जीत गए, तो मतलब अल्टीमेट था। मतलब एक्चुअली अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। T27 वर्ल्ड कप जीते, इंडियन वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, तो हम तो सोचने लगे था इंडिया को कुछ रोक ही नहीं सकता। मतलब हमारा एक एरा आएगा जैसे ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया था उस तरीके से एरा आएगा। 2015 वो सेमीफाइनल में गए, वो भी हमने खुद को समझा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आ गया था कि जहाँ पे वो टॉस जॉन जीतेगा वही मैच जीतने का चांसेस 80% है। तो ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत गया था तो फेवर चला गया था। और उसके बाद जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, मतलब वो जो फाइनल्स के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स के बाद जो हार्दिक पांड्या रन आउट हो गए, कर्ज लग गया क्या कुछ तो हुआ। उसके बाद से ऐसी ट्रॉफी से नहीं, सेमीफाइनल्स के आगे नहीं जा रहे थे। अभी रिसेंटली फाइनल्स तक गए बट जीत नहीं पाए। पर वो भी एक हम कहेंगे कि वो इंडिया में है इसलिए फाइनल्स चले गए, पर आगे में वो फाइनल्स से जाएंगे या नहीं वो भी एक क्वेश्चन है। तो इस जो अभी जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है 2024 में, उसमें क्या उम्मीद है? वो मुझे लग रहा है वो सेमीफाइनल ही मैक्सिमम का होगा। सेमीफाइनल से आगे वो चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, जीते तो और भी बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लग रहा है वो सेमीफाइनल्स तक ही जाए। नॉकआउट में वो नॉकआउट हो गया। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे हम लोग रैप करते हैं। हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, हमारा जो भी डिस्कस करना था। और ये ईयर जो हो रहा है 2024 का T20 वर्ल्ड कप, उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में भी बात करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना और अपना फीडबैक कमेंट करके जरूर बताना। और स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, गुड बाय।